तो कर्नेल लेवल थ्रेड की जो बात है वो ये है कि इन दिस मेथड द कर्नेल नोज अबाउट एंड मैनेजेस द थ्रेड्स, यानी कर्नेल लेवल थ्रेड में कर्नेल को हर एक थ्रेड के बारे में पता होता है। यूजर लेवल थ्रेड में कर्नेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना ही उसको कोई इंफॉर्मेशन होती है। यूजर अपने एंड से थ्रेड्स को ऑपरेट कराता है। थ्रेड्स का कोई भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर्नेल के पास नहीं होती। इंस्टेड ऑफ थ्रेड टेबल इन ईच प्रोसेस द कर्नल एज ए थ्रेड टेबल, तो बजाय कि हर एक प्रोसेस में थ्रेड टेबल सबका अलग अलग बने, यहाँ पे कर्नेल जो है वो थ्रेड टेबल का को बनाता है और उनके सारे रिकॉर्ड को ट्रैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोवाइड सिस्टम कॉल टू क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होगा वो सिस्टम कॉल के थ्रू क्रिएट या मैनेज करता है डिफरेंट थ्रेड्स को। एडवांटेजेस क्या होंगे कर्नल लेवल थ्रेड्स और यूजर लेवल थ्रेड की बात करें, अगर कंपैरिजन करें तो क्या फायदे हैं? क्योंकि यहाँ कर्नल को सारे थ्रेड के बारे में पता होता है, जबकि यूजर लेवल थ्रेड में उसको पता नहीं होता है। तो प्रॉपर शेड्यूलिंग हो सकती है। शेड्यूलर में डिसाइड टू गिव more time to a process having large number of threads than process having small number of threads। तो यहाँ पे चूंकि उसको सारी थ्रेड्स के बारे में पता है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कर्नल में कितने काम हो रहे हैं, उसके स्टैक के बारे में उसको पता है, तो प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ टाइम हो सकती है। तो अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ टाइम होगा तो वो ज्यादा टाइम अलोकेट कर सकता है। यूजर लेवल थ्रेड में कर्नल को कोई आइडिया नहीं होता कि यूजर ने कितने थ्रेड्स को यूज किया है, तो फिर टाइम शेड्यूलिंग भी पॉसिबल नहीं होती उसमें। कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्पेशली गुड फॉर एप्लीकेशंस दैट फ्रीक्वेंटली ब्लॉक। ये वो एप्लीकेशंस में ज्यादा यूजफुल होते हैं जहां पे सिस्टम के हैम्पर होने का चांस ज्यादा है, जहां पे सिस्टम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। उस कंडीशन में कर्नल लेवल थ्रेड्स का यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। डिसएडवांटेजेस क्या करते हैं, चूंकि टाइम एलोकेशन ज्यादा कर देते हैं हर एक थ्रेड को, तो कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो डेफिनेटली स्लो हो जाते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स के कंपैरिजन में देखें तो ये 100 टाइम्स स्लोअर होते हैं। Since kernel must manage and schedule threads as well as process, it requires a full thread control block। चूंकि कर्नेल को ही थ्रेड को मैनेज करना है और कर्नेल को ही प्रोसेस को भी मैनेज करना है, इसलिए कर्नेल के पास एक फुल थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होना चाहिए जो हर एक थ्रेड के इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सके। तो जब भी ऐसा होगा तो सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेमोरी का यूज बढ़ेगा, कर्नेल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, रिसोर्स का एलोकेशन बढ़ेगा। तो ये सारा जो है वो एक डिसएडवांटेज है जब आप कर्नल लेवल की करते हैं। लेकिन फायदा ये है कि जब भी आप कोई स्ट्रेटेजिक टास्क कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, तो यूजर लेवल थ्रेड के बजाय ओएस जो होता है वो कर्नल लेवल थ्रेड का यूज करता है, क्योंकि वहां पे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये दो तरह से ओएस जो है वो थ्रेड्स के ऑपरेशन कराते हैं। अब इसके आगे की बात कि मल्टी थ्रेडिंग मॉडल जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो है कितने तरह से कर्नेल इसको यूज करता है। अगर कर्नेल वाले ही थ्रेड की बात करें हम लोग, तो क्या ये एक ही मॉडल है या कई तरह के मॉडल होते हैं इसमें? तो मेनी सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बोथ यूजर एंड कर्नल थ्रेड्स रिजल्टिंग इन डिफरेंट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। तीन तरह के कॉमन टाइप ऑफ थ्रेडिंग मॉडल्स हैं। पहला है मेनी टू वन मॉडल। द मेनी टू वन मॉडल मैप्स मेनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड। तो इसमें क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट में यूजर थ्रेड देता है, यूजर थ्रेड दे दिया, लेकिन यूजर थ्रेड का जो आउटपुट होगा वो एक कर्नल थ्रेड को दिया जाएगा, यानी कर्नल उसको ऑपरेट करेगा, फाइनल जो उसका रिजल्ट आएगा उसके।
थ्रेड का मैनेजमेंट जो होगा वो यूजर स्पेस में होगा, सो इट इज इफिशिएंट, बट द एंटायर प्रोसेस विल ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। चूंकि यूजर स्पेस में हो रहा है इसलिए इफिशियंसी तो ज्यादा होगी, बट द एंटायर प्रोसेस विल ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। पर ये कंप्लीट सिस्टम हैम्पर हो जाएगा, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा अगर सिस्टम ने कोई ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को जनरेट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट हो गई। एक और चीज है यहाँ पे, ओनली वन थ्रेड कैन possess access the kernel at a time, multiple threads are unable to run in parallel on multiprocessor। तो चूंकि एक ही थ्रेड एक समय पे कर्नल से कनेक्टेड रहेगा, ऑल्दो कि मेनी थ्रेडेड ऑप्शन है इसमें, यूजर के पास ज्यादा थ्रेड्स होंगे लेकिन एक ही थ्रेड कर्नल से कनेक्ट होगा। तो मल्टीपल थ्रेड्स अगर चाहें भी कि कनेक्ट हो सके पैरेलल में, तो ये पॉसिबिलिटी मेनी टू वन मॉडल में नहीं है। मेनी यूजर के पास है और वन कर्नेल के पास है, तो मेनी में से वन टू वन ही कनेक्शन होगा, मेनी में से किसी एक थ्रेड का ही कर्नेल के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा इस मॉडल में। वन टू वन मॉडल ज्यादातर जो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसमें यही यूज होता है, वन टू वन मॉडल। द वन टू वन मॉडल मैप्स ईच यूजर थ्रेड टू अ कर्नल थ्रेड, यानी हर एक यूजर थ्रेड का कर्नेल थ्रेड से डेफिनेट मैपिंग होती है। इट प्रोवाइड्स मोर concurrency than many to one model by allowing another thread to run when a thread makes a blocking system call। चूंकि एक थ्रेड ने कोई ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट कर भी दी, तो चूंकि हर एक थ्रेड कर्नल से जुड़ा हुआ है तो उसकी इफिशियंसी पे फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहा होता है। तो मल्टीपल थ्रेड्स रन इन पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर, ये इसकी खासियत है। अगर एक कोई ऑपरेशन हैम्पर हो गया है तो उसकी वजह से कंप्लीट ऑपरेशन पे इफेक्ट हो, ऐसा नहीं होगा। तो वन टू वन मॉडल की एक खासियत है, हालांकि रिसोर्स एलोकेशन इसमें बढ़ जाता है। The only drawback to this model is that creating a user thread requires creating the corresponding kernel thread। यानी हर एक यूजर थ्रेड के लिए अब आपको करस्पॉन्डिंग कर्नेल थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो चूंकि हर एक यूजर थ्रेड के लिए कर्नेल थ्रेड बनेगा तो उसका अपना एक पर्टिकुलर कंट्रोल ब्लॉक बनेगा, ओवरबर्डन होगा सिस्टम। तो सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उस पे एक अफेक्ट आ सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस का इफेक्टेड होने का मतलब है कि उसकी स्लोनेस हो सकती है, स्पीड वेरी कर सकती है, पर वर्क हैम्पर नहीं होगा, काम होते जाएंगे, काम नहीं रुकेंगे। तो विंडोज एनटी, विंडोज 2000, ओएस 2, इन सारे में वन टू वन मॉडल जो है वो यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तीसरा है मेनी टू मेनी मॉडल। अब इसमें यूजर लेवल थ्रेड्स, मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स होंगे टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। तो मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर कनेक्टेड टू इक्वल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, यानी मेनी टू मेनी कनेक्शन है। यूजर लेवल थ्रेड्स भी ज्यादा है और कर्नल लेवल थ्रेड्स भी ज्यादा है। The number of kernel threads may be specific to either a particular application or a particular machine. An application may be allocated more kernel threads on a multiprocessor than a uniprocessor, whereas the many to one model allows the developer to create as many user threads as he wishes। True concurrency is not gained because the kernel can schedule only one thread at a time। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चूंकि हर एक कर्नल थ्रेड जो होगा वो पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के लिए होगा, तो जो मेनी टू वन वाला सिस्टम था वहां पे यूजर के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो बहुत सारे थ्रेड ओपन कर सकता था, लेकिन जब टॉप ऑफ द स्टैक आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, कर्नेल की ओर आ रहा है, तो वहां पे एक ही है कर्नेल, यूनिप्रोसेसर सिस्टम हो गया। तो वर्क बॉटल नेक जैसी सिचुएशन हो गई, अगर किसी एक ने भी ब्लॉक कर दिया थ्रेड, किसी एक थ्रेड ने भी, तो कंप्लीट सिस्टम ब्लॉक होता था। मेनी टू मेनी में क्या है कि
बहुत सारे कर्नेल थ्रेड हैं और बहुत सारे यूजर थ्रेड हैं। डेवलपर के पास ये ऑप्शन है कि वो जितने चाहे उतने थ्रेड यूज करता है, मैक्सिमम थ्रेड जितने यूज कर सकता है, मेनी यूजर थ्रेड्स। लेकिन जो सिस्टम है उसके पास अगर उसने मोर कर्नेल थ्रेड्स भी ओपन कर रखा है तो इट मींस कि वो ज्यादा एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है। ईच कर्नेल हैव टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे कॉन्करेंसी हो पाना पॉसिबल नहीं है। कॉन्करेंसी का मतलब ये हो गया कि अगर एक थ्रेड जो दूसरे प्रोसेस का है वो दूसरे कर्नेल से कनेक्ट होना चाहे, जो दूसरे एप्लीकेशन का है, किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, कोई कम्युनिकेशन के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो कर्नेल उस वक्त किसी और एप्लीकेशन को कर रहा होता है और ये थ्रेड कोई और काम कराना चाहेगा, तो ट्रू कॉन्करेंसी अचीव नहीं हो पाएगी। ये इसकी एक प्रॉब्लम है। 1-to-1 मॉडल में ग्रेटर कॉन्करेंसी होती है, क्योंकि थ्रेड, यूजर थ्रेड का भी एक काम सिंगल वर्क और उससे रिलेटेड कर्नेल थ्रेड का भी एक ही काम, तो कॉन्करेंसी बहुत परफेक्ट होती है 1-to-1 मॉडल में। मेनी टू मेनी मॉडल में कॉन्करेंसी पॉसिबल नहीं होती, उतनी इफिशिएंटली वर्क नहीं करती। बट द डेवलपर हैज टू केयरफुल नॉट टू क्रिएट टू मेनी थ्रेड्स विद इन एन एप्लीकेशन। ज्यादा थ्रेड अगर आप किसी एक एप्लीकेशन में ओपन कर देंगे तो क्या है चांसेस, डेफिनेटली कर्नेल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे ही थ्रेड्स को एक साथ समय नहीं दे सकता। दूसरा, उनकी रिक्वेस्ट जो जनरेट हो रही है उसको पूरा नहीं कर सकता, लिमिटेड अमाउंट में मेमोरी अलॉटेड रहती है सभी को, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी कि कंप्लीट सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो घट जाएगी। कभी कभी तो ऐसी भी कंडीशन होती है कि सिस्टम जो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सिस्टम जो है वो रुक गया है, स्टॉल हो गया, बिल्कुल ही कुछ नहीं काम कर रहा, डेड है सिस्टम, तो हम लोग फिर उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन जो भी करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। 1-to-1 मॉडल में ये प्रॉब्लम कम होती जाती है। तो सिस्टम की जो शॉर्टकमिंग्स हैं मेनी टू मेनी मॉडल की, उसको कंसिडर करना जरूरी है, उसको सही करना जरूरी है। तो अब ये यूजर के ऊपर है कि वो अपने एम्बेडेड सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने जा रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो मेनी टू वन रखेगा, 1-to-1 रखेगा, मेनी टू मेनी रखेगा। क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने ओएस में इतने सारे कर्नल्स बना सकता है? जितने कर्नल्स उसमें अलाउड हैं वो सारे कर्नल्स जो हैं वो कितनी मेमोरी एरिया को लेंगे, क्योंकि सभी के लिए कंट्रोल ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, सभी के लिए स्टैक डिफाइन होगा, सभी के लिए रजिस्टर्स एलोकेट करने होंगे। तो क्या ये पॉसिबिलिटी किस उसके पास है या नहीं है, ये डेवलपर को डिसाइड करना है कि वो कौन से मॉडल को अप्रोच करेगा। ये तीनों मॉडल के डायग्राम्स हैं। ये पहला वाला जो है वो है मेनी टू वन। यूजर के पास मेनी थ्रेड्स थे लेकिन कर्नेल के पास सिंगल थ्रेड। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर किसी भी थ्रेड ने ब्लॉक कॉल जनरेट कर दिया तो कंप्लीट सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। आइदर ऑफ दिस, आइदर ऑफ और दिस और दिस, किसी ने भी थ्रेड ने अगर सिस्टम ब्लॉक कॉल जनरेट हो गई या उसके किसी एप्लीकेशन को परफॉर्म करते समय कर्नेल के थ्रू कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो गई तो इन दोनों के भी वर्क पे हम प्रभाव पड़ता है उसका, वो काम नहीं कर पाते। 1-to-1 में क्या है कि अगर किसी एक के द्वारा कोई गलती होती है या वो काम परफॉर्म नहीं होता उस कर्नेल से, तो बाकी के दो के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। मेनी टू मेनी मॉडल में कॉन्करेंसी फाइनलाइज नहीं होती, क्योंकि एक, तीन थ्रेड है, दो कर्नेल है। फर्स्ट थ्रेड सेकेंड कर्नेल को से कोई ऑपरेशन कराना चाह रहा है। At the same time, if third user thread also wants to use the second kernel, then there may be a concurrency problem. तो वहां पे ब्लॉक जनरेट हो सकता है। 1-to-1 को बेस्ट इसलिए माना कि यहाँ पे ब्लॉक जनरेट नहीं होगा, किसी का काम रुकेगा नहीं, लेकिन
इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप नीचे देखें तो 3 कर्नेल बन गए। 3 कर्नेल का मतलब हो गया कि 3 आपको कंट्रोल ब्लॉक बनानी पड़ेगी। आपको मेमोरी आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपके पास मेमोरी ज्यादा है, आपके प्रोसेसर में रजिस्टर्स ज्यादा है, स्टैक एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है वो पावरफुल होगा, वो इफिशिएंटली वर्क कर लेगा। तो ये तीनों तरह के मॉडल्स की एक डिस्क्रिप्शन रही, मेनी टू वन, वन टू वन और मेनी टू मेनी। प्रोसेस और थ्रेड के डिफरेंस क्या है, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, वैसे ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है। तो प्रोसेस कैन नॉट शेयर द सेम मेमोरी एरिया एड्रेस स्पेस, थ्रेड्स कैन शेयर मेमोरी एंड फाइल्स। तो आपने देखा होगा कि जो थ्रेड है वो सेम मेमोरी स्पेस को यूज करते हैं, सिंगल थ्रेड में भी और मल्टी थ्रेडेड में भी जो यूजर एड्रेस स्पेस है वो सेम है। पर अगर ये डिफरेंट प्रोसेस के लिए हो रहा है तो हर एक प्रोसेस के लिए एड्रेस स्पेस अलग अलग होगा। तो थ्रेड तो सेम एड्रेस स्पेस में काम कर लेते हैं, पर प्रोसेस सेम एड्रेस स्पेस में काम नहीं करता। इट टेक्स मोर टाइम टू क्रिएट अ प्रोसेस, प्रोसेस को क्रिएट करने में ज्यादा समय लगता है, थ्रेड को क्रिएट करने में कम समय लगता है। किसी थ्रेड को बंद करना, टर्मिनेट करना उतना ही आसान और उतना ही कम समय में हो सकता है, पर किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना, कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट कराना, ये ज्यादा टाइम लेगा। तो डेफिनेटली टाइम लेगा क्योंकि हर एक प्रोसेस में ज्यादा थ्रेड होंगे। तो थ्रेड तो उसका एक तरह का पार्ट हो गया। किसी कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा, तो इट इज अ स्लो, वेयर एज थ्रेड इज अ फास्ट, इट हैज टू डू सम वर्क या लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क करना होता है थ्रेड को। इट प्रोसेस टेक्स मोर टाइम टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेस। जहां तक की बात थ्रेड की है तो इट टेक्स लेस टाइम टू स्विच बिटवीन टू थ्रेड्स। इट हैज टू ओनली कम्युनिकेट थ्रू मेमोरी, तो मेमोरी के थ्रू जो है एक दोनों थ्रेड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम समय ले सकते हैं। इसमें सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे थ्रेड में कोई सिस्टम कॉल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम कॉल तभी जनरेट करते हैं जब इनको कर्नेल से कोई काम कराना होता है। इट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट, प्रोसेस को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूट कराने के लिए, जबकि थ्रेड में फ्यूअर रिसोर्सेज की, क्योंकि एक तो इनको रिक्वायरमेंट मेमोरी में कोई ब्लॉक बनाने की नहीं होती, कोई कंट्रोल ब्लॉक इनको रिक्वायर्ड नहीं होता, तो फ्यूअर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। Implementing the communication between process is bit more difficult. प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि आपको सिस्टम कॉल जनरेट करनी होती है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स इज वेरी इजी बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम मेमोरी। तो सेम मेमोरी से को कर रहे हैं तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने में भी आसानी रहती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्रोसेस और थ्रेड के हैं। एक और डिफरेंस है कि कोई थ्रेड अगर बंद हो जाए तो प्रोसेस नहीं बंद होगा, पर अगर कोई प्रोसेस बंद हो गया तो ऑल द थ्रेड्स आर टर्मिनेटेड इमीडिएटली। यानी किसी एक प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड हैं, तो अगर प्रोसेस टर्मिनेट हुआ तो सारे थ्रेड एक साथ टर्मिनेट होंगे बगैर अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट किए। लेकिन अगर कोई थ्रेड बंद होता है, टर्मिनेट होता है, तो प्रोसेस पे इफेक्ट नहीं होगा, प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि उसके और बाकी सारे थ्रेड वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोसेस और थ्रेड के। अब इसके बाद आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नेक्स्ट टॉपिक, कि किस तरह से प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि सिस्टम कॉल जनरेट करके होता है, पर अब ये होता कैसे है, क्या मैकेनिज्म है फॉर प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन। तो मैसेज सिस्टम
process communicate with each other without resorting to shared variables. बगैर shared variables को यूज किए एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज सिस्टम की को यूज करते हैं. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड्स टू ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशन. पहला सेंड मैसेज. मैसेज साइज फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है. तो दो ऑपरेशन होंगे, एक सेंड का होगा, दूसरा रिसीव का होगा. अगर दो प्रोसेस हैं P और Q, they want to communicate. If P and Q wish to communicate, they need to, नंबर वन, पहला उनको क्या करना होगा, आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक बनाना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा. एंड आफ्टर establishing the communication link, then they exchange messages via send and receive. These two operations, send and receive. तो पहला काम तो क्या है, उनको एक कम्युनिकेशन लिंक डेवलप करना है. वो कम्युनिकेशन लिंक कैसे डेवलप करेंगे, एक सिस्टम कॉल जनरेट करके. सिस्टम कॉल जनरेट हो गई, लिंक बन गया. उसके बाद उनको जो आपस में बात करनी है वो सेंड और रिसीव मैसेजेस के थ्रू होगा. तो ये जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन लिंक कैसे होगा, तो फिजिकल यानी थ्रू हार्डवेयर बसेस हो सकता है, शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हो सकता है. लॉजिकली देखा जाए तो लॉजिकल प्रॉपर्टीज यूज करके होता है. तो दो तरह से कम्युनिकेशन लिंक बनता है, आइदर शेयर्ड मेमोरी को यूज करके या हार्डवेयर बसेस को यूज करके या कोई लॉजिकल प्रॉपर्टीज को यूज करके थ्रू प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम में आपने पैरामीटर्स यूज किए हुए हैं उसके थ्रू. इसमें भी कई तरह के कम्युनिकेशन होते हैं. पहला है डायरेक्ट कम्युनिकेशन. प्रोसेस मस्ट नेम ईच अदर एक्सप्लिसिटली. दोनों के नाम अलग अलग होने चाहिए पहले तो. सेंड, पी ने मैसेज सेंड किया, सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी. रिसीव क्यू मैसेज, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू. यानी एक्चुअल में इसका ये जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का है, सेंड पी कॉमा मैसेज. मतलब ये हो गया कि सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, और रिसीव क्यू कॉमा मैसेज का मतलब है रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस क्यू. तो ये कुछ तरीके हैं उनको आपस में जो कम्युनिकेशन होना है पी और क्यू के बीच में, वो किस ऑर्डर में होगा, किस तरह से होगा, उसके कुछ डिफाइन किए गए हैं तरीके. प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक. लिंक्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली. A link is associated with exactly one pair of communicating process. One pair of communicating process का मतलब send और receive. एक बार सिस्टम कॉल जनरेट हो गई, लिंक्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑटोमेटिकली. सिस्टम कॉल जनरेट होगी किसके किसके बीच में, आइदर P to Q या Q to P. Once it is achieved, then two pair या one pair of lines, two नहीं, one pair of communicating process होगा send और receive मैसेजेस के थ्रू. तो ये है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का पार्ट. तो इतनी चीज आज मुझे आप लोग को बतानी थी. इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा कल अब आप लोग को. परसों मेरा होगा ट्यूटोरियल, तो तैयार रहिएगा सब लोग, समय से जुड़ जाइएगा.